कलमा पढ़कर सुनाओ, चाकू से गोदा। हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा, मुंबई बना मिनी पाकिस्तान। कलमा सुनाओ बोला, फिर चाकू से गोद डाला, हिंदू को मार डाला। हिंदू खतरे में है, जिहादी हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। भारत में एक ऐसा मिनी पाकिस्तान है जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, जहां जिहादी सरेआम हिंदुओं को चाकू से गोद रहे हैं। जिसका कच्चा चिट्ठा खुला तो सीएम से लेकर आम जनता चौकन्नी हुई, क्योंकि जिन तस्वीरों को आज हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आप भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि मुंबई में जो तस्वीर सामने आई वो लोन वुल्फ की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है लोन वुल्फ और कैसे है लोन वुल्फ से हिंदुओं को बड़ा खतरा, एक एक करके डिटेल इस 10 मिनट में हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्यों हो रहे लोन वुल्फ आतंकी हमले? लोन वुल्फ हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा। मुंबई के पास मीरा रोड पर 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला किया गया। पहले पूछा गया कि क्या तुम कलमा पढ़ना जानते हो? गार्ड ने कहा नहीं, तो उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। अब इस मामले में 31 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान जैब जुबैर अंसारी के रूप में की गई है। वो आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो देखता था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अब जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस को सौंप दी गई है, जो इसे संभावित लोन वुल्फ आतंकी हमले के तौर पर जांच रही है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी अमेरिका में कई सालों तक रह चुका था और बाद में 2019 में भारत लौट आया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि नौकरी न मिलने और सामाजिक अलगाव के कारण वो धीरे धीरे इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ और लोन वुल्फ हमले को अंजाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोन वुल्फ खतरा क्या है, तो पहले इसे समझिए, उसके बाद इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको देंगे। क्या लोन वुल्फ खतरा है? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैब अंसारी का मामला सेल्फ रेडिकलाइजेशन के बढ़ते पैटर्न की ओर इशारा करता है। बिना किसी संगठित समूह के सीधे संपर्क में आए इंटरनेट के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाना सुरक्षा तंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। छापेमारी में मिले हाथ से लिखे नोट्स, आईएसआईएस का जिक्र। हालांकि मामले में एटीएस की छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से कुछ हाथ से लिखे नोट्स बरामद हुए हैं। इन नोट्स में उसने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। सूत्रों के मुताबिक इन दस्तावेजों में हमले को किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में पहला कदम बताया गया है। इसके अलावा जिहाद और गाजा जैसे शब्दों का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि इसकी जांच की अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई, जबकि पुलिस इस बाबत आगे आने वाले समय में पूरी जानकारी देगी। ये घटना सोमवार सुबह मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले 2 गार्ड से रास्ता पूछा और फिर अचानक उनका धर्म जानने की कोशिश की। उसने एक गार्ड को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। 90 मिनट में गिरफ्तारी, डिजिटल सुरागों की जांच तेज। हालांकि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने महज 90 मिनट के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब एटीएस ने जांच अपने हाथ में ले ली है और आरोपी के मोबाइल फोन और लैपटॉप के डिजिटल डेटा की जांच की जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वो किसी विदेशी हैंडलर या ऑनलाइन नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं था। हालांकि ये भी पता लगा है कि वो कोचिंग भी दिया करता था। कई सालों तक वो अमेरिका में रहा था, ये तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आगे उसका क्या एजेंडा था, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2019 में अमेरिका से वो भारत लौटा था और मीरा रोड में अकेले रहा करता था। ऑनलाइन केमिस्ट्री कोचिंग देता था और तो और उसके पड़ोसियों को भी काफी अब हैरानी हुई, क्योंकि आरोपी वहां से जाने वाला था जिसकी जानकारी पड़ोसी ने दी है। लेकिन उससे पहले ही उसने घटना को अंजाम दे दिया और इस वक्त पड़ोसियों में काफी डर का माहौल भी बना हुआ है। आपके माध्यम से हमको नाम मालूम पड़ा। ये 6 तारीख को 2 साल उसके पूरे हो रहे थे, फैमिली के साथ रहता था। फिर उसके फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो हमको पता ही नहीं, ठीक है। और ना वो किसी को दिखता था, मतलब आप ऐसा देखेंगे तो हम पहचानते ही नहीं उसको कोई भी। और यही संडे के दिन कमेटी के लोगों ने जो लोगों का एग्रीमेंट एक्सपायर होता है
तो उसको भी बुलाए थे और वो छोड़ के जाने वाला था। ऐसा था क्योंकि दूसरा टेनेंट भी लग गया था उस घर के लिए। अब किसके दिल में क्या रहता है किसी को पता नहीं। और जबरदस्ती आज हम सबको इतना हैरेसमेंट हो रहा है। हैरेसमेंट मतलब ऐसा है कि बिल्डिंग में उस फ्लोर में लोगों को इतना डर का माहौल हो गया है क्योंकि वो टेनेंट था। अगर वो परमानेंट यहाँ रहवासी रहता तो हम लोग कुछ उसके बारे में बोल सकते थे। और जैसा मैं इसके पहले बोला ना कि आपके माध्यम से मालूम पड़ा कि उसका नाम अमुक अमुक है। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट यहाँ के थे। अभी वो कभी से उनका परिवार वहां रहता था और अभी अभी मालूम पड़ा कि वो अपने वाइफ को तलाक भी दे दिया, परिवार से अलग भी हो। ये अभी मालूम पड़ा। अगर देखो ऐसा ये इंसिडेंट नहीं होता था तो हम किसी को भी पूछ नहीं सकते थे ना, भाई तेरे परिवार में क्या चल रहा है। अपने को ऐसा समझेगा और किसके मन में क्या है, कौन क्या चलता है। और ये चीज नहीं होना चाहिए था। ये हमारे समाज के लिए भी बहुत दुख की बात है। और ऐसे लोग, ऐसे समाज कंटक लोग, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, वो गलत ही है। जुबैर अंसारी अकेला अपराधी या संगठित लिंक? जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वाकई एक लोन वुल्फ हमला था या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल सभी एंगल्स पर जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि निष्कर्ष डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगे। हालांकि इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया और उन्होंने इस घटना को सेल्फ रेडिकलाइजेशन यानी खुद को कट्टरपंथी बनाने का मामला बताया। उन्होंने कहा कि मुळामध्ये एकूण हे जे प्रकरण आहे हे बघितलं तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातून रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचं म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। त्याला पकडलेलं आहे। आता एटीएस आणि एनआयची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल। याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे। हाही अनेक वर्ष परदेशात राहिलेला आहे। त्यानंतर इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा कुर्ल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर नवानगरला तो राहायला आला। त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील। दरअसल मीरा रोड की ये घटना केवल एक हिंसक अपराध नहीं है, बल्कि विदेशों से लौट रहे नागरिकों के वैचारिक झुकाव और उनके मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी पर भी सवाल उठाती है। मुख्यमंत्री के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार इसे आतंकी गतिविधियों के एक संभावित मॉड्यूल के रूप में देख रही है। फिलहाल दोनों घायल गार्ड्स का उपचार जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, जबकि अब जिसको गिरफ्तार किया गया जुबैर को, उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी इस मामले में पुलिस से बातचीत की है और पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी। क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने, वो भी आप सुनिए। अभी पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, जहां पर ये करते थे, बिल्डर, सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे विधायक नरेंद्र मेहता जी के साथ में मेरी विस्तृत चर्चा हुई है। एक जिहादी प्रवृत्ति गए कुछ वर्षों से ये महाराष्ट्र में थोड़ी उसको बढ़ावा मिल रहा है। जिहादी, धर्मांध और टेररिस्ट संबंधी। यहाँ पर जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था, एक जो मिश्रा जी है, गंभीर है उनकी परिस्थिति, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ओर है, सर्जरी हुई है, कभी वो शुद्धि में आए नहीं है। और दूसरे, उनको जाकर हॉस्पिटल में मैंने उनकी तबीयत देखी, उनके परिवार से बात की, पुलिस और अन्य अधिकारी एजेंसी से मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, और मुझे शंका है कि ये महाराष्ट्र के 15 शहरों में हिंदुओं में भय पैदा करना, नया नगर कांग्रेस के लीडर, एमआईएम के लीडर, वो भी सब इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं कि यहाँ के आसपास के हिंदुओं को भगाना, डर पैदा करना। साथ में आपको ध्यान में होगा, मालेगांव में नवंबर 2024 विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद फंडिंग घोटाला मैंने निकाला था। उसके आगे जांच में ये बाहर आया है
सिराज मोहम्मद के बेनामी खाते में 2100 करोड़ आए, उसमें से 389 करोड़ इस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए खर्च किया जा रहा है। जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जो था सुब्रतो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर तिवारी ने हमें बताया कि वो 15 दिन पहले उसकी कंपनी में आया, उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका जो आधार कार्ड है वो कलकत्ता का है, तो उसके संबंध में भी जांच चल रही है। दरअसल ये पूरा खेल कट्टरपंथियों का था और इन कट्टरपंथियों की वजह से मुंबई मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इन इलाकों को कुछ लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं क्योंकि मुंबई में लगातार हिंदू पर हमले होते रहे हैं और कट्टरपंथियों की जो मानसिकता है वो हिंदुओं को मारने की है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स भी ऐसा बता चुकी हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा भी हुआ था जिसमें कहा गया था कि मुंबई में 4 गुना आगे आने वाले समय में इन कट्टरपंथियों की वजह से मुसलमान होंगे। हैरान मत होइए, ऐसा दावा बाकायदा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी और मुसलमानों की संख्या चौगुनी हो जाएगी। दरअसल मुंबई में जहां मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कट्टरपंथी लोग मुसलमानों को पनाह देने का काम मुंबई में कर रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम आबादी वाला होता जा रहा है। हिंदुओं की हिस्सेदारी घट रही है। 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी। साल 2011 तक ये घटकर 66% रह गई। अगर अवैध घुसपैठ इसी तरह जारी रहा और खास तौर पर कट्टरपंथियों की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटेगी, 54% से कम हिंदू होंगे और 60% से ज्यादा मुसलमान, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। हालांकि कई और सच भी हैं जो भी आपको बताते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग का हक खा रहे घुसपैठिए। दरअसल मुंबई के अंदर घुसपैठिए तो हैं, साथ ही साथ जुबैर जैसे कट्टरपंथी भी जो हिंदुओं को मारना चाहते हैं और आम आदमी विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके हकों पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि कम पैसे में काम करके या आम मुंबईकर की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, क्योंकि जुबैर भी इसी तरीके से मुंबई में काम कर रहा था। रिपोर्ट बताती है कि लगातार ऐसे लोगों की संख्या मुंबई में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। हालांकि सीएम फडणवीस की तरफ से लगातार इस पर एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में मुंबई में यह स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। फिलहाल जुबैर से और क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन ये कट्टरपंथ अगर मुंबई में और बढ़ा तो एक दिन मुंबई पूरी तरीके से 100% मुस्लिम आबादी वाला बन जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।